मेवात में जंगल राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आम आदमी क्या चाहता है? एक आशियाना, दो वक्त की रोटी और सुकून। लेकिन जब सुरक्षा का सुकून ना मिले तो सांस लेना दूभर हो जाता है। और जब अपराधियों का आतंक बढ़ जाए फिर तो लोग भगवान भरोसे ही होते हैं। हरियाणा में तो इंसान अब अपने घर में भी महफूज नहीं है। जिस तरह से बीती रात मेवात के एक गांव में दरिंदगी और हैवानियत का तांडव रचा गया, उससे यह साफ हो गया कि प्रदेश में अब खाकी का खौफ कतई नहीं। सवाल कई है, क्या बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम हो रही है? क्या पुलिस की सुस्ती से बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सफल नहीं हो पा रही? बिग बुलेटिन में आज चर्चा इसी पर, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ ताकि आप पूरा मामला समझ पाएं। ये बिखरा सामान, ये जख्मी लोग, ये छानबीन, ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि मनोहर राज में बदमाशों की बल्ले बल्ले हो गई। ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि हरियाणा में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। बुधवार रात मेवात के डिंगरहेड़ी गांव में बदमाशों ने ऐसा आतंक मचाया जो अब तक चंबल की खौफनाक कहानियों में होता था। घर में घुसते ही बदमाशों ने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो रात को अचानक से हमें फ़ोन के द्वारा पता चला गांव में कि भाई ऐसे ऐसे कोई हादसा हो गया। जब तक हम वहां पहुंचे तो जो हमारा भाई है वो तो वहीं पे गुजर चुका था, लेकिन भाभी रास्ते में वो भी गुजर चुकी, उसको गहरी चोटें मारी हैं। तो और बाकी एक हमारी सिस्टर है वो भी यहीं रहती थी, और एक सिस्टर का जो हमारा बहनोई है वो भी रहता था, वो सीरियस है, इसमें अस्पताल में अभी एडमिट है। बाकी 2 बच्चियां हैं, उनके साथ भी कुछ घटना हुई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। जब वहाँ आके देखे थे इनके हाथ बंधे पाए, इनके ये के यहाँ गोली मारी और ये पीछे हाथ बांध कर गिर रखे, मार रखे। ये घर में सारे बेड वेड लत्ता वत्ता सब फेंक दिए। फिर हमने घर अपने फ़ोन करा और कौन जब आए वहाँ हमने तो इनके हाथ वाथ खोले, सब जो देखो ये चोरा वो मौके पर मार। इस खौफनाक वारदात की कहानी बस यही नहीं है। बदमाशों ने परिवार के सामने ही 2 बेटियों की असमत भी लूटी और फिर सामानों की लूटपाट कर बड़े आराम से चलते बने। नाबालिग लड़की ने शरीफ कराए। अच्छा, लूटपाट भी किया? लूटपाट करी। उनको दोनों को पैरों में कड़ा थे, गले में हंसली थी, कानों में कुंडल थे जी, वो भी निकाले हैं। और लड़की के साथ बार बार से कम 3 घंटा हो रहे हैं यहाँ पे दरिंदगी फैलाते रहे। जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी तो ये परिवार आतंक की जकड़न में था। जब तक इनकी पूरी नींद टूटती, इनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। बदमाश फरार हुए तो पुलिस को इत्तला करने के अलावा अब कुछ बचा नहीं था। खैर, पुलिस आई भी तो सिर्फ लकीर पीटने। किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी और सूचना पर हम तुरंत यहाँ पे मौके पे आए थे जी, और घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन मामला काफ़ी संगीन है। और हमने FSL वगैरह की बुलाई, डॉग स्क्वाड वगैरह बुलाए, फिंगरप्रिंट वगैरह की, और हमारे SP और IG मैडम भी यहाँ मौके पे आई हैं जी। और देखिए जैसे बयान होंगे वैसे FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मेवात में हुई इस वारदात ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां वारदात हुई वो पूरा गांव खौफजदा है। एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, जब लोग अपने घर में ही महफूज नहीं तो फिर कहां जाएं? सरकार आप ही बता दीजिए। ETV न्यूज के लिए मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट। मेवात में हुई वारदात को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और इनेलो ने सरकार पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेवात में हुई वारदात ने विपक्ष को प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोसने का मौका दे दिया है। 2 लोगों की हत्या और रेप की वारदात को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी। लोगों के अंदर बिल्कुल ही खौफ जो है वो खत्म हो चुका है पुलिस का, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी करें और निकल सकते हैं। तो आज के दिन ये हालात आपके सामने आ रहे हैं जो कुछ है। अब इस तरह से जो है, अगर ये इस तरह इन लोगों को अगर पकड़ा ना जाए, इन ऑफेंडर्स को, इन क्रिमिनल्स को, तो नेचुरली जो है आसपास के भी जो दूसरे हैं उनकी भी हिम्मत और बढ़ती है। तो ये पुलिस को क्लैंप डाउन करना चाहिए और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गवर्नेंस जो है वो हर तरीके की खत्म हो चुकी है।
ताउडू के पास हुआ है ये घटना, बड़ी दुखद घटना है और ये बिल्कुल कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है। ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही नहीं, सरकार का कोई वो नहीं। हर आदमी जो है अपने आप को वो मानता है, सुरक्षित नहीं मानता अपने आप को, और हर आदमी सहमा हुआ है क्योंकि किसी की सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। ये कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। इनेलो ने सरकार के हैपनिंग हरियाणा के नारे को लेकर सवाल उठाए हैं। इनेलो के मुताबिक जब लोग हैप्पी ही नहीं रहेंगे तो हरियाणा में निवेश कौन करेगा? हकीकत में हरियाणा में कानून का राज न होकर जंगल राज हो गया। जब सरकार का कानून का भय ना हो तो आपराधिक तत्व बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे करके चले जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि इस केस के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना बहुत गंभीर है और उस गंभीर घटना को आज हमारी जो बातचीत हुई है उसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसकी आगे की कार्रवाई जो करनी होगी वो शाम तक होगी। खैर, मेवात में जान और माल की तबाही मचाने वाले वो हैवान कौन थे, इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या उन आरोपियों तक कानून के हाथ पहुंच पाते हैं। ईटीवी न्यूज के लिए सिरसा से नकुल जसूजा के साथ चंडीगढ़ से अंकित दुदानी की रिपोर्ट। मेवात में जंगल राज, आज हम ये कहने को मजबूर है क्योंकि जो कुछ मेवात के एक परिवार के साथ हुआ वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। बिग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ, जो राज्य मंत्री है, बहुत बहुत स्वागत आपका। केवल ढींगरा जी हमारे साथ, प्रवक्ता है आप कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्रवीण अत्रे जी, आप प्रवक्ता है INLD से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। KS तोमर जी, रिटायर्ड IPS आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सबके साथ साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चर्चा की करना चाहूंगा ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे। सीधा सवाल यही कि मेवात में जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार क्या कुछ करेगी, क्या कुछ अब तक किया गया, क्या आप कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आप दे दें। देखिए, सबसे पहले तो राज जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना, ऐसी कोई भी घटना होती है और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर सरकार बख्शेगी नहीं। उसके लिए सरकार ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनको, दोषियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और वो टीमें विभिन्न दिशाओं में ऐसे जो क्लूज़ वहाँ से मिले हैं, उन क्लूज़ के आधार पर उन दोषियों को पकड़ने के लिए निकल चुकी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से ये घटना हुई है, इसका जल्दी ही हम ऐसे दोषियों को पकड़ करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, घटना नहीं, घिनौनी वारदात ये है और उस पर क्या कुछ हुआ? क्या कोई अपडेट्स आपके पास है कि इस मामले में कितनी तेजी से काम हो रहा है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि कोई सामान्य सा मामला तो है नहीं। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने कहा कोई सामान्य मामला नहीं। इस मामले का संज्ञान आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिया है और सरकार ने लिया और यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने लिया, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। 5 जो स्पेशल टीम्स का गठन किया गया है और उसके अलावा जो वहाँ से बेटियाँ जिनके साथ ये घिनौना कांड हुआ है, उनसे उनकी पहचान के बारे में नहीं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जब दुष्कर्म हो गया उसके बाद उन्हें गुड़गांव ले जाया जाता है मेडिकल करवाने के लिए, क्यों वो तमाम चीजें उन्हें वही नहीं दे पाए हम लोग? आप बताइए, सरकार किस लिए? शारीरिक शोषण जिसका हो गया, उसके साथ दुष्कर्म हो गया, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो दुर्बल है उसे इतनी दूर लेकर जाया जाएगा? सवाल ना उठे। देखिए, उनसे सारी जानकारी लेने के लिए, स्केच बनाने के लिए, जो कैसे उनका चेहरा कैसा था, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, ये सारी पूछताछ के लिए उनसे बातचीत की जा रही है। और पुलिस ने, ज्ञानचंद गुप्ता जी, अगर इच्छा शक्ति हो तो तमाम चीजें वहां भी मुहैया करवाई जा सकती थी। तभी इतने हमने
बड़ी एक ऐसा शख्स जिसके साथ दुष्कर्म हो चुका है, जिसका घर लुट चुका है, जिसके वो ठीक है, अपने आपकी मौत बात, के उसके घाट लिए उतार दिए हमें गए हैं, बहुत उसे दूर ले जाया जाएगा। और इसके लिए जहां पर उसके लिए व्यवस्था है, जिस प्रकार की व्यवस्था उनको चाहिए, जिस प्रकार की उनसे जानकारी लेनी है यहाँ, और जिस प्रकार का उनका इलाज कराना है या जो उनको मेडिकल एड की ज़रूरत है, उस प्रकार की सहायता देने के लिए मैं समझता हूं कि जो भी अधिकारियों ने निर्णय लिया है वो सोच समझ करके निर्णय लिया गया होगा और सोच समझ कर लिया गया। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, दुरुस्त चल रही है, सब कुछ सही है? बिल्कुल, मैं कानून व्यवस्था के बारे में मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि आज कानून व्यवस्था को लेकर जाट आंदोलन के बाद से लेकर पूछ रहा हूं मैं, उससे पहले तो ठीक नहीं थी। आपको पूरा चित्र आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं पिछले 10 साल का आपको जानकारी, आप चिंता मत कीजिए, वो रिकॉर्ड हमारे पास है और रिकॉर्ड मेरे पास आपका भी है, रिकॉर्ड 2 साल का आपका भी मेरे पास है ज्ञानचंद गुप्ता जी। उस पर अगर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। 10 साल के अंदर वृद्धि हुई है। आप अपने पर रहिए और अपने बारे में बताइए जो आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, मैं यही अब मेरा एक और सवाल आपसे, मेरा आपसे एक और सवाल कि आज सूबे के मुखिया कहते हैं कि कोई भी मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो बैठे बैठाए मिल गया, कल से मानसून सत्र शुरू होगा, वहां पर कहीं ना कहीं बल देती है तमाम चीजें विपक्ष के जो हमला लगातार आप पर कर रहा है। नहीं, कोई एक भी घटना इस प्रकार की होती है वो दुखदाई घटना है और उसके ऊपर हमारी सरकार उसका संज्ञान लेती है, लेकिन जो घटना हुई है उसको हल करने के लिए समय की जरूरत है और ठीक है प्रवीण अत्री जी, लकीर पीटने के लिए वहां पर पुलिस भी जाती है, तमाम लोग जाते हैं और 2 ऐसी बच्चियां जिनके साथ दुष्कर्म हुआ उन्हें दूर ले जाया जाता है, वो तमाम चीजें वहां भी उपलब्ध हो सकती थी और कहा जा रहा है कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इस मामले के बाद भी कानून व्यवस्था मैं दुरुस्त है, इसलिए मैं बता ज्ञानचंद गुप्ता सुन लिया आपको, बाकायदा 5 मिनट दिए। अत्री जी कह सकते हैं। देखिए राज जी, कहीं ना कहीं अभी ज्ञानचंद जी अभी खुद ये बात को मान रहे थे, वो बोले जिस तरह की मेडिकल एड की जरूरत थी, जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत थी वो वहां नहीं थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार, पहला सवाल ये है कि सरकार उस इलाके के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, इन्होंने खुद कबूल कर लिया। अब आ जाती है कानून व्यवस्था की बात। देखिए ऐसे राज, प्रदेश के अंदर जिस तरह से जंगल राज है इस वक्त, जिस तरह से जो अपराधी हैं वो बेखौफ है, ये सरकार की निकम्मेपन की एक पहचान है। बहुत महत्वपूर्ण देखिए सरकार की सोच, सरकार अपने इस नकम्मेपन को छुपाने के लिए झूठे आंकड़ों के साथ मिथ्या प्रचार कर रही है, बजाय अपराध पे नियंत्रण करें, बजाय अपराध के ऊपर। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, शालीनता के साथ सुनना तो पड़ेगा। इस काम को करने के मिथ्या आंकड़े पेश करके, अभी रुकिए, आपको तथ्य भी दे रहा हूं, आप तथ्य दे रहा हूं, आप सुनेंगे तभी तो मिलेंगे आपको तथ्य। जी अत्री जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी की अपराध के प्रति सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी घोषणा पत्र, राज आपने भी, हम बार बार चर्चा भी करते हैं, आप हैरान होंगे कानून व्यवस्था के बारे में उस घोषणा पत्र में ना कोई चर्चा है, ना ही किसी तरह की प्रतिबद्धता सरकार ने जताई है। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था के मामले में। अगर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मामले में सचेत होती या इनकी सोच होती कि प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, तो सरकार अपनी प्रतिबद्धता जताती। 154 घोषणाएं करी, चलो पूरी तो इन्होंने वो भी नहीं की, तो कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र होता सरकार की तरफ से। और रही बात अपराध की और आंकड़ों की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की चर्चा करें, 2004 से लेके अगर हम 2013-14 की बात करते हैं, तो अपराध, जैसे हम दलितों के प्रति अत्याचार की बात करें, लगभग 282% का इंक्रीज है। अगर हम वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की बात करते हैं, 174% इंक्रीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं, आपने भी उस खबर को कवर किया था, आज मैंने देखा भी था, डीजीपी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपराध के आंकड़े देते हैं, लेकिन 6 महीने के, साल के आंकड़े वो भी नहीं देते। क्यों? उनको पता है कि अगर साल के आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे तो सरकार की सच्चाई खुल के प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगी। आपको दूंगा। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वापस जब आपके पास आऊंगा फिर आप कहिएगा, औरों के पास पहले जाऊंगा। जी देखिए, अब मैं बताता हूं, अगर ये जिस तरह से बात कर रहे हैं 2015 का अगर हम जिक्र करते हैं,
तो कंपैरिजन बिटवीन 2015 एंड 2014 दलितों के प्रति अत्याचार की बात कर रहा हूं, 68% का इंक्रीज है राज। इस तरह से प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं बलात्कार की, हत्या की, इस वक्त हर 8 घंटे में तो एक बलात्कार की घटना घट रही है। ये तो प्रदेश के हालात हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का खौफ कहीं पे भी किसी तरह से नहीं है और सरकार इसके प्रति सचेत भी नहीं है। अगर आप सरकार की काम करने की कार्य प्रणाली को देखेंगे, जितना नकारात्मक कार्य प्रणाली है, वही कारण है प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का इस तरह से जो लचर हालात बने हुए हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी, क्या इस मुद्दे पर भी कल के सत्र में कांग्रेस बातचीत करने वाली है? क्योंकि एक ऐसा मामला जिसे सामने आने के बाद कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है सबको, और ये बात जरूर सामने आ रही है कि कानून व्यवस्था का हाल बुरा हो चुका है। बिल्कुल, आज बल्कि हुड्डा साहब ने और हमारे तमाम एमएलएज ने एक मीटिंग में आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी जो बाकी के मसले हैं उनके ऊपर भी सारे मामलों में बात होगी। लेकिन जहां तक ये मामला है, इस जो ये आज की घटना का है, इसमें देखिए क्राइम लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही है और इनको जो मामले का सलूशन निकालना चाहिए उसमें कोई सलूशन नहीं निकाल रही है। सिर्फ भगवाकरण गीता, सीएम विंडो और तमाम ऐसी चीजें जैसे ट्रांसफर डिजिटल, ये काम करने लगे हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम कि इस समय हालात क्या हो रहे हैं सरकार के, इस समय जो प्रदेश के हालात क्या हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, के.एस. तोमर जी, रिटायर्ड आईपीएस आप है, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे मामले को? और सियासत इस पर होनी शुरू भी हो चुकी है, हमने पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन गंभीर मुद्दा तो है। हाँ, बहुत घिनौनी घटना घटी है ये, लेकिन मेरा सारे पैनल से अनुरोध है कि इस समस्या का आगे किस तरह रोका जाए, ऐसी घटनाओं को, उस पर अगर हम ज़्यादा बात करें तो अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि पीछे क्या हुआ, अब क्या हुआ, उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। हमें यहाँ बैठ के ऐसी सजेशंस देनी चाहिए, ऐसे उपाय तलाश करने चाहिए जिससे हम इन अपराध को कैसे रोका जाए। इसके लिए स्पेशल जो है, जैसे क्राइम होता है पहले तो उसकी प्रिवेंशन क्या है, फिर अगर प्रिवेंशन की है तो उसके आगे घटना कैसे घटी, और घटी है तो फिर उसको पकड़ा कितने दिन में गया, कितना प्रोसिक्यूशन, कैसे उनकी सजाएं हुई। तो कहने से मेरा मतलब ये है कि जैसे अब आज अगर इसी घटना पे आपने अगर केंद्रित करना है फिर तो ये ऑफ द ट्रैक बात होगी। नहीं तो मैं कहता हूँ जैसे एटीएम की चोरी है, एटीएम बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, बिल्कुल सही, तो उसके लिए स्पेशल टीम होनी चाहिए, उसका काम है वही तफ्तीश करे। पहले वो कैश ले जाते थे, उन गाड़ियों को लूटते थे, वो एक अलग तरह का गैंग था, उनका अलग मॉडस ऑपरेंडी है। इसी तरह चोरों का है, ये जो है कोई प्लांट लूट की है या कोई रेप की है या कोई दुश्मनी की है, अभी तक किसी निर्णय पर या किसी ऐसी इतला पर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में इसका कारण क्या था। तो इनको रोकने के लिए जो है सबसे पहले हमने ये सोचना होगा कि इनको रोका कैसे जाए। बिल्कुल ठीक। रोकने का ये है कि जो लोकल पुलिस वहाँ बैठी है उसके अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम कभी ज़माना था जब चौकीदार नंबरदार की बड़ी वैल्यू होती थी और वो इन्फॉर्मर होते थे, अब तो टाइम बीत गया, पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है जी। तो मैं वहाँ सोर्स क्रिएट करके देखे किसी में ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं जहाँ कोई आपस में कल को मर्डर हो सकता है या कोई और घटना घट सकती है। ऐसा कोई अनसोशल एलिमेंट तो गाँव में नहीं है जो किसी बहन बेटी की इज्जत की तरफ बुरी नज़र से देखता है। मतलब बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। ठीक है गुरमीत जी, कैसे देखा जाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही के.एस. तोमर जी ने कि सुझाव दिए जाएं, चीज़ों को निपटाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें यहाँ से कि हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश में जो मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें किया जाना बेहद आवश्यक है उनसे दूर जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कानून व्यवस्था को मैं तो कम से कम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस मुद्दा, क्योंकि एक आदमी उसको सरकार से कोई सपोर्ट ना मिले, विकास कार्य ना हो, उसको नौकरी ना मिले, फिर भी वो बेचारा किसी भी तरह अपना जीवन यापन अपनी एफर्ट से कर लेता है। पर वो इतना ज़रूर चाहता है कि जो उसने अपनी एफर्ट से पाया है या जो उसने कमाई की है या जो उसकी मतलब जान माल की जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और राज्य की जो अवधारणा है जिसके लिए हम बहुत सारे राज्य की जो अगर आप पुरानी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे तो वो यही है कि राज्य का इसीलिए गठन किया जाता है कि वो नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दे पाए। और जो राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, और वो राज्य किसी का भी हो, वो पहले की सरकार का हो, इसका, उसके लिए उसको राज्य में रहने का अधिकार नहीं है या उस राज्य को राज्य मानना नहीं चाहिए खुद को।
और इस हिसाब से अगर कोई भी घटना, देखिए वो भी उस प्रदेश के उस हिस्से में, घटना तो कहीं भी हो, लेकिन इस घटना में अगर आप देखेंगे कि जो सबसे पिछड़ा हिस्सा है हरियाणा का, वहाँ पे ये घटना हुई है और इतने दुखदाई तरीके से हुई है। जहाँ तक पहले और अब की बात है, देखिए तकनीक से बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं। आज बहुत से अपराध केवल सीसीटीवी की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे अधिक से अधिक सीसीटीवी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे जो मूवमेंट है किसी की भी, बहुत से ऐसे क्राइम है जो उससे ट्रेस होते हैं और ऐसे बहुत। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और उसमें एक बात तो जरूर मैं कहूँगा कि आंकड़ों पे ना जाएं गुप्ता जी, क्योंकि ये अफसर जो हैं ये बहुत चतुर हैं। ये यही अफसर हैं जो पहले थे, ये हुड्डा साहब को वो आंकड़े दे देते थे। तब भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आप बताइए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हो कि अपराध बढ़े। वो होता है जो बाजीगरी ये कह रहे हैं, वो कोई ये माइनर थेफ्ट निकाल देंगे, कुछ कर देंगे, इस पे ना जाएं। मुद्दा क्या है, जैसे इन्होंने अच्छा किया कि अभी इन्होंने, आपको मालूम है, प्रकाश सिंह कमेटी पे अफसरों को एटलीस्ट नोटिस दिया। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है तकनीक के साथ, वो ये कि सरकार में टॉप लेवल से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई लैक्सिटी किसी पुलिस अधिकारी की या प्रशासनिक अधिकारी की पाई जाती है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो आप कर सकते हैं सरकारी सिस्टम में। सिमिलरली अपराधियों के साथ जब तक आप मैसेज दें, क्योंकि मैसेज ट्रेवल करता है, आंकड़ों से कुछ नहीं होता, परसेप्शन से होता है। 4 ऐसी घटनाएं हो जाएं, चाहे वो नंबर पहले हो सकता है 20 हुई हूं, लेकिन अगर इतनी दर्दनाक तरीके की 4 घटनाएं, उनसे जो परसेप्शन बन जाएगा प्रदेश में और जिस तरह से अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ऊपर से ये मैसेज होना चाहिए कि किसी कीमत पे भी जीरो टॉलरेंस की जो हम बात कहते हैं कि आप हर चीज में कंप्रोमाइज कर लो, लॉ एंड ऑर्डर पे एटलीस्ट मत करो। बिल्कुल सही। और वहां पर आप कोई कसर मत छोड़ो। बिल्कुल ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, नजरिया बहुत आवश्यक होता है। परसेप्शन अगर खराब हो गई सरकार के लिए तो जनता विश्वास नहीं करेगी, और ऐसा मामला जब सामने आएगा जब घर में घुसकर बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाएगा, मार दिया जाएगा लोगों को, तो विश्वास क्यों करेंगे आप पर? और राज्य इसीलिए होते हैं, जैसा गुरमीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, इसीलिए बनाए गए कि आप सुरक्षा मुहैया करवा पाए, लेकिन नहीं हो पा रही। देखिए राज्य, जहाँ तक सुरक्षा मुहैया कराने का सवाल है, कोई भी राज्य का कोई भी जो उसकी परफॉर्मेंस है, आखिरकार हमें वहाँ के अंदर हो रहे आंकड़ों से ही, वहाँ के अंदर हो रहे जो क्राइम है उसके कम होने से या ज़्यादा होने से आंकी जाएगी। अच्छा, आज पिछले 2 साल के अंदर क्राइम रेट जो है वो इस सरकार के राज के अंदर काफ़ी कम हुआ है। बहुत सारे मामलों के अंदर तो 8%, 10% और 20% तक का भी कमी आई है जो क्राइम। ज्ञानचंद जी, पता नहीं कौन से आंकड़े आप बता रहे हैं हम लोगों को, कौन से आंकड़े आप बता रहे हैं। गुरमीत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप जरा वो सुनो। आपको क्लियर कर दूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए पुलिस क्या करती है, आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए 6 चोरी के मामले दर्ज हुए किसी साल में, नहीं बिल्कुल ठीक है, और अगले साल में एक मामला हत्या का दर्ज हुआ, सुनिए तो वो कहेंगे कि हमारा एक FIR दर्ज हुई है पिछली बार, लेकिन आप उसकी समझ रहे हैं, परसेप्शन की बात हो जाती है। देखिए एक सबसे पहले तो जब से हमारी सरकार आई है, हर समय पोर्टल के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए, गांव के आदमी को कहाँ पता पोर्टल, कहाँ पता FIR, जिसके घर में घुसकर ये वारदातें की जा रही है, उसके लिए बेसिक चीजों पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल घिनौनी वारदात हुई है। आप पोर्टल की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, क्या गांव में इंटरनेट चल रहा है साहब? गांव में इंटरनेट चल रहा है, मेवात के हिस्से में पानी नहीं मिल रहा, मेवात के हिस्से में जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल रही, आप पोर्टल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पोर्टल भी अपना काम कर रहा है। पोर्टल के अंदर हर व्यक्ति को जो निष्पक्ष तरीके से अपनी बात कहने का और अपनी FIR दर्ज कराने का अधिकार तो मिल गया। आप आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों पर आ जाते हैं। मेवात कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, 3 वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती है, वहां पर भाजपा का एक भी विधायक जीता नहीं। क्या इस कारण इग्नोर किया जा रहा है मेवात को? ये आरोप लग रहे हैं विपक्ष के अंदर। कोई आज नहीं, ये 2 साल के अंदर तो वहां जो प्रोजेक्ट्स आए हैं पिछले 60 साल के अंदर वहां प्रोजेक्ट, हम इनकार नहीं करते उससे, लेकिन आपने आंकड़ों की बात की। आप जैसे इस आंकड़े को झुठला रहे हैं, वैसे ही वो तमाम आंकड़े भी झूठे साबित हो जाते हैं साहब। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 2 साल के अंदर जो हमने वहां पर काम किया है, वहां पर काम करना शुरू किया है। मैं कहता हूं 60 साल के अंदर, अभी खुद मान रहे थे स्वास्थ्य सेवाएं 60 साल क्या काम किया 2 साल में आपने? चलिए ठीक है, जो स्वास्थ्य ऐसे इंसिडेंट के अंदर चाहिए, वो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर नहीं है। ये ऐसे इंसिडेंट हर जगह नहीं होते, ऐसे इंसिडेंट के। चलिए ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऐसी वारदातें सारे में नहीं होती, लेकिन हरियाणा में सारे में लगभग हुई।
जब जाट आंदोलन था, हम सब देख चुके हैं, उससे इनकार आप नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था आपके हाथ से बाहर जा रही है? क्या अधिकारी आपकी सुनते नहीं, पुलिस वाले आपकी सुनते नहीं? देखिए राज जी, अधिकारी भी सुनते हैं और कानूनी व्यवस्था भी बिल्कुल हमारे कंट्रोल फिर के कमी अंदर है। सरकार में? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट अगर हो जाते हैं तो उनके ऊपर सरकार संज्ञान लेती है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और उसके मैं समझता हूँ कि 12 घंटे के अंदर अंदर टीमें गठित करके आपने उनको सर्च करने के लिए उन्होंने लगा दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी ऐसे घिनौने, ताकि ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कार्य बिल्कुल सही ज्ञानचंद गुप्ता जी, एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता तो है, ताकि जो हमारे हरियाणा का आवाम है वो खुद को अपने घर में ही सुरक्षित महसूस कर पाए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार और कुछ तीखे सवाल, लेकिन अब की बार कांग्रेस से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। और आज चर्चा का विषय कि मेवात में एक परिवार पर कहर टूटा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी, आपके पास आ रहा हूं। आपके वक्त में भी बहुत सी ऐसी वारदातें होती थी, कोशिशें आप भी करते थे रोकने की, लेकिन कितनी रुक पाई हम सब जानते हैं। नहीं देखिए राजी, क्राइम ग्राफ या क्राइम की बात जो है, इसको रोकने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, आपका सख्त प्रशासन होना चाहिए। आपकी जहां तक सरकार दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार को सिर्फ ये काम है, इसको सस्पेंड कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो, इसको ये कौन सा है, दलित है, ये जाट है, ये दूसरा है, इनको आपस में लड़वा दो। ये काम ये करने लगे हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम कि क्राइम का ग्राफ, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन जी, आपको लगता है आपके वक्त में अपराध कम था, तो आप सुझाव दे सकते हैं सरकार को, सुन रही है आपको कि क्या कुछ करें? देखिए, सरकार नहीं करना चाहिए, सुझाव दे दें। तोमर साहब ने कहा था कि सुझाव का दौर हमें शुरू करना चाहिए, आप कोई सुझाव दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि अब ज्ञानचंद गुप्ता जी उसको ग्राफ को खुद जाके रोक देंगे। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार के अंदर नियत और नीति होनी चाहिए, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए कि वो उस क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन जो 2 साल में सरकार काम कर रही है, वो ये कर रही है कि इसको सस्पेंड करो, इसको ट्रांसफर करो, इसको जाट दलित को लड़ा दो, जाट दूसरे आरक्षण के मामले में पड़ जाओ। आप ये देखें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहां जा रही है, वो चरमरा रही है दिल्ली। ठीक है, इस मामले में कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ढींगरा जी, आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही सवाल कर रहे हैं। देश बदल रहा है। ठीक है ढींगरा जी, आप कह रहे हैं बदल रहा है। ढींगरा जी सुन तो लीजिए, आप ही से कर रहा हूं सवाल साहब, सुन तो लीजिए। आप 2 साल की बात कर रहे हैं, नारा देती है ढींगरा जी ऐसे बोलते चले जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप 2 साल की बात करें, मुझे 2 महीने याद आ रहे हैं। 2013 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इतने दुष्कर्म हुए कि जींद के पिल्लूहेड़ा में जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्हें आना पड़ा था, अगर आपको याद हो। देखिए, मैं आपको सारे उसके बारे में बात करने के लिए तैयार हूं। आप जो बात कहना चाहते हैं मैं वो भी बात समझ रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय भी सरकार में था, मुझे मालूम है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ को रोकना सरकार का काम है, और जो मौजूदा सरकार है ये ग्राफ को और बढ़ने में काम जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार नहीं रही, ग्राफ को और बढ़ने दे रही है। जहां तक ये आज की डेट में हम 2 साल से डिबेट कर रहे हैं, आप ये देखिए, कभी भगवाकरण के ऊपर डिबेट होती है, कभी आप जीरो टॉलरेंस पे कह देते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस ला रहे हैं। आपके सामने है जीरो टॉलरेंस। आप कह रहे हैं बदल रहा है भारत, हम उसके ऊपर डिबेट करते हैं। आप कह रहे हैं मेरा सवाल कहीं गुम हो गया ढींगरा साहब आपके जवाब में। ठीक है, इस तरह से भारत ठीक है, बदलेगा। हमने आपका पॉइंट ले लिया, भारतीय जनता पार्टी पॉइंट ले लिया ढींगरा जी, पॉइंट ले लिया आपका। नहीं लगता कि गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूं। अगर एक रफ एनालिसिस किया जाए तो कहां पर जा रही है सरकार? क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्थिति इस वक्त खराब है, या फिर ये स्थिति पहले से ही बनी हुई है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है? बदल रहा हरियाणा की बार बार बात कर रहे हैं, ये नंबर 1 हरियाणा कह देते थे। बिल्कुल। और अपराध तब भी होते थे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि राज्य की जो प्रायोरिटी है वो कानून व्यवस्था में कम से कम इतनी रहनी चाहिए कि किसी तरह का, और उससे पहले इनका मैं अपने आप जिक्र कर दूं, हालांकि प्रवीण जी भी बोले नहीं है, चौटाला साहब की पार्टी में भी अपराधों को लेकर बहुत सारी बातें होती थी कि जिन लोगों को जेलों से छोड़ दिया, ये कर दिया। मुद्दा ये है कि सरकारों को कानून व्यवस्था के कम से कम मामले पे
उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसमें राजनीतिक प्रश्न वहाँ पर नहीं होना चाहिए और हर तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक में ये परसेप्शन बने कि वो लोग सुरक्षित हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपराधों की संख्या कम ज़्यादा इसका हम मुकाबला करने लगे वो नहीं है। आज जिस पार्टी की सरकार है, आज जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो ये कह रहे हैं नोटिस सस्पेंशन, वो भी मैं कहता हूँ कि जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो अधिकारियों को आप कहो कि बहुत सॉफ्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई सस्पेंशन नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी कोई लैक्सिटी की बात है, वहां पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, तबादले भी होने चाहिए, वो भी है। लेकिन सवाल ये कि रिजल्ट ग्राउंड पे आना चाहिए। वहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की घटना आने से अगर कोई एफर्ट आप कर भी रहे हो तो उसमें पानी फिर जाता है गुप्ता जी। बिल्कुल तो उसे अगर इस बड़ी, अब कल से सेशन हो रहा है, अब ये घटना सामने आई है तो नेचुरली वो कल इनके लिए बिल्कुल हो हल्ला मचेगा और गले की फांस बनेगा। प्रवीण अत्री जी आपके पास आऊं, उससे पहले केएस तोमर जी आपके पास आ रहा हूं। क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है ऐसे मामलों में? जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैंने कभी नोट नहीं किया, ना मेरे अनुभव में है कि इस तरह की घिनौनी घटना घटे और उसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाए। मैं जो ये समझता हूँ कि भाई ये जो घटना घटी है, इसमें जो दोषी अफसर हैं, अगर उनकी कोई लापरवाही है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है। लेकिन अगर हम पुलिस को कंडेम करते रहेंगे, सरकार को कंडेम करते रहेंगे, तो इससे कोई हल होने वाला नहीं है। दोषियों के और हौसले बढ़ेंगे। हमारा सौभाग्य है कि देश के सबसे बढ़िया डीजीपी जो हैं हमें मिले हैं और ये बहुत ज़िलों में एसपी रहे हैं और वहाँ इन्होंने कानून व्यवस्था को बड़ा कंट्रोल किया है। बहुत बिगड़े हालात में इनकी ड्यूटी लगी है। समय दो, सब कंट्रोल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आइंदा मेरे ख्याल में ऐसी घटनाएं बहुत मुश्किल से होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। अत्री साहब, क्या इस मुद्दे पर भी आप लोग मॉनसून सत्र में चर्चा करने वाले हैं? क्या कानून व्यवस्था पर आप बात करेंगे? क्योंकि मुद्दे आपके पास और भी है, फसल बीमा से लेकर जीएसटी पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसे मुद्दों पर भी क्या एनएलडी बात करने वाली है? निश्चित रूप से राज, देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था के हालात प्रदेश में इस वक्त खराब हैं, तो एक चर्चा का मुद्दा है। हालांकि जो अब सेशन है उसके अंदर हम प्रधानमंत्री बीमा योजना के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार से सवाल किया जाएगा। लेकिन राजे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी गुरमीत जी ने भी एक बात कही, मैं एक बात जरूर कहूंगा। हमारे देश के अंदर एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और वो एजेंसी इसलिए होती है कि पूरे देश के अंदर प्रदेश वाइज जो क्राइम्स होते हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो रखती है अपने पास। और जब उस एजेंसी के पास रिकॉर्ड जाता है तो नेचुरली है कि उस डाटा को हमें मानना पड़ेगा। हम उसको ऐसे करके डिनाई नहीं कर सकते कि साहब इस डाटा में गड़बड़ है, उसको हमें मानना पड़ेगा। और मैं जो अभी जिक्र चल रहा था, आपने सवाल ढींगरा जी से भी किया था साहब, मैं रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं कि 10 साल जो कांग्रेस का कार्यकाल था, ओवरऑल क्राइम में 555% का इंक्रीज था। इट्स अ ह्यूज इंक्रीज, यू कैन से। ये एक स्थिति थी। लेकिन मुझे तोमर साहब की बात से भी एक बात बिल्कुल सही लगती है कि हमें इस बारे में चर्चा करना चाहिए कि किस तरह से अपराध पे नियंत्रण हो। देखिए, सरकार को हम सलाह देते हैं बशर्ते सरकार सलाह को माने, इच्छा शक्ति हो अपराध पे नियंत्रण करने की। एक बड़ा अहम सवाल है, आज प्रदेश के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 14,000 कांस्टेबल, 13,000 कांस्टेबल की कमी है। ज्ञानचंद जी भी जानते हैं। 2 साल सरकार को हो गए आए हुए, लेकिन क्या हुआ? अभी भी जो इनकी पुलिस भर्ती हैं जिनके ऊपर सवाल उठे हुए हैं, अगर वो एज इट इज चले तब भी 1 साल लग जाएगा उनको पुलिस स्टेशन में आने में। साहब, प्रदेश की जनता 3 साल, मतलब आप देखिए सरकार के अंदर इच्छा शक्ति कहां नजर आती है। अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जो सरकार के फैसले हैं, अब वो फैसलों पे मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जिस वक्त अभी जो आरक्षण आंदोलन हुआ था, 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों रुपए की संपत्ति जल के खाक हो गई। उस वक्त सरकार के आपने देखा था कितने लचर हालात थे, दिशा निर्देश तक नहीं थे, अधिकारी ये बात मान रहे थे कि हमारे पास कोई डायरेक्शन तक नहीं थी। तो जहां सरकार इतनी कमजोर और लचर हो, जहां इच्छा शक्ति का इतना अभाव हो कि आप डायरेक्शन ना दे सके, निर्देश ना दे सके, तो प्रदेश की जनता में हाहाकार मचना लाजमी है। हालात ये, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है, आप किसी स्कूल में सुरक्षित नहीं है, आप कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं के साथ तो बाकायदा ये हालात हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलते डर लगता है। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी, घर में आराम से सोया है कोई शख्स, जरा सिर्फ सोचिएगा कि घर में कोई आराम से सोया है और उसके घर में लूटपाट हो जाए, हाल बेहाल हो जाए, कैसा बीतता होगा। ऐसे में क्या आप यहां से इस मंच से कहना चाहेंगे प्रदेश के आवाम को कि विश्वास बरकरार रख पाए सरकार पर? देखिए, मैं हरियाणा वासियों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार
ऐसे जो लोग हैं जो मानवता के खिलाफ हैं, जो घिनौने कांड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं और ऐसे लोगों को ढूंढ करके उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ताकि ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऐसा नहीं कि कोशिश सरकार ने नहीं की, लेकिन वो हकीकत के धरातल पर उतरती नहीं दिखती। जैसे महिला थाने आपने खोले, अब महिला थाने में महिलाओं की नहीं सुनी जाती। आज ही गुड़गांव से एक मामला आता है, वहां पर पत्नी आरोप लगाती है कि पति और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन उस मामले में FIR ही दर्ज नहीं की जा रही। और जिन रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो दर्ज ही नहीं हो पाते आगे, क्योंकि FIR दर्ज नहीं करते। नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ कि अब FIR के मामले में ऐसी कोई शिकायत जो अगर कहीं आई है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऑनलाइन जो FIR ये मिथ्या प्रचार है कि उनको भी ऑनलाइन उस पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं FIR लॉन्च नहीं करेगा वो पहुंच चुका हूं उस पर जी। FIR आपकी FIR DDR लॉन्च होगी, FIR तो आफ्टर उनकी वही मैं कह रहा हूं ना, आप बार-बार ये मत कीजिए ना कि उस पोर्टल पे FIR लॉन्च कर सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं, ये गलत प्रचार मत कीजिए। वेरिफिकेशन के बाद ही जो FIR है वो उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा कि आज हरियाणा के अंदर पहले से बेहतर स्थिति है, लोगों के उस पर नहीं आऊंगा साहब, और ना मैं आज मेरे पास जो आंकड़े हैं, ये कहानी मेरे पास जो आंकड़े हैं, उस सरकार ने ये किया, हम ये कर रहे हैं जो हैं, बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन कम से कम जो ये पूरा का पूरा मामला मेवात में आया, उसके बाद हम ये नहीं सुन पाएंगे कि ये सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप छोटी सी चीज मुझे बता दें ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक छोटी सी चीज मुझे बताएं, क्या सरकार की पुलिस अधिकारी नहीं सुनते? अगर नहीं सुनते तो आप क्या करेंगे सुनाने के लिए? ज्ञानचंद जी, मैं क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं कि अगर पुलिस अधिकारी आपकी सुनते नहीं तो आप क्या करेंगे ऐसा सुनाने के लिए? नहीं है। और अगर सुनते हैं तो फेलियर क्यों हो रहा है बार बार? नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी सुनते नहीं है। पुलिस अधिकारी बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे मंत्री पहले का वीरेंद्र सिंह का बयान था, उन्होंने खुद ये बात बोली थी। देखिए, अधिकारी नहीं सुनते, उन्होंने खुद बोली थी। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की नहीं सुनते, मंत्री की नहीं सुनते, विधायक की नहीं सुनते। आज मैं समझता हूं कि हर चीज़ जो है वो मुख्यमंत्री जी के और सरकार के कंट्रोल में है। हाँ, इक्का दुक्का जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण पूरे तोमर जी, सरकार जो है वो ये कह रही है कि पुलिस अधिकारी बाकायदा उनकी सुनते हैं, तमाम चीजें अच्छे से होती है। फिर लूप होल कहां पर है, बता पाएंगे आप कि क्या चीजें रहती है जिनकी वजह से तमाम चीजें होती है, कमियां क्या? केएस तोमर जी, एक दफा रिपीट करें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार की बाकायदा पुलिस अधिकारी सुनते भी है, सुचारू रूप से कोशिशें भी हो रही है, महिला थाने भी खोले जा रहे हैं, फिर कमी कहां पर है? किन चीजों को देखना पड़ेगा सरकार को? देखो, ऐसा है जी, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जैसे बताया 13,000 वैकेंसीज हैं, उनमें अभी तक जो है भर्ती नहीं हुई है और वो प्रोसेस होने में भी जो टाइम लगेगा। इस दौरान में और आबादी बढ़ेगी और पुलिस की वैकेंसियाँ आएंगी। तो जब तक सफिशेंट फोर्स हमारे पास नहीं होगी तो हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो ये बहुत आवश्यक है कि भाई फोर्स जो है आबादी के हिसाब से दी जाए। पहले जो है दुश्मनी भी होती थी, आपस में मर्डर भी होते थे, तो सारे गांव की बहन बेटियों को अपनी बेटी समझा जाता था। कभी ऐसे घनों में अपराध हमने ना सुने ना देखे हैं जी। तो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनके अंदर बहुत गिरावट आ गई है। हमारे बच्चों को संस्कार जो है वो ना माँ बाप से मिल रहे हैं, ना स्कूल से मिल रहे हैं, ना समाज से मिल रहे हैं। उनके पास ना नौकरी है, उनको ना अपना कोई भविष्य दिखाई देता है, इसलिए वो क्राइम की तरफ ओवरनाइट जो है वो रिच होना चाहते हैं। ऐसे जो है वो तरीके अपना रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि भाई उनको हम सही रास्ते पर कैसे लाएं ताकि वो क्राइम की तरफ जाने के बजाय समाज निर्माण की तरफ आएँ। सिर्फ जो पुलिस को कोसने से, सरकार को कोसने से क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। समाज की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें। अगर उनका बच्चा कोई इस तरह भटक रहा है तो उसको समझाएं, नहीं तो पुलिस को बताएं, ठीक है, ताकि उनके खिलाफ एक्शन हो सके। बिल्कुल ठीक है। गुरमीत जी, कमी कहां पर लगती है? सरकार कहती है पुलिस अधिकारी बाकायदा सुनते हैं, या तो सरकार काम नहीं करवा पा रही या फिर पुलिस अधिकारी सुनते नहीं, दो चीजें हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि पुलिस अधिकारी बाकायदा सुनते भी है, फिर कमी कहां पर रह रही है? लूप होल क्या? देखिए, कई सारे, कोई ऐसा नहीं होता कि जादू की छड़ी है कि यहाँ से आदमी बता दे कहाँ पे जी। कई पक्षों की बात होती है, जैसे अब तोमर साहब एक दार्शनिक पक्ष की बात कर रहे हैं कि समाज की जिम्मेदारी है। सवाल ये है, जैसे मैंने कहा, अब तो बहुत सही बात है कि नफरी जो है, अब आप वहाँ तो आउटसोर्सिंग कर नहीं सकते पुलिस में, तो वहाँ तो आपको रेगुलर भर्ती करनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इक्विपमेंट देना पड़ेगा, उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। कई बार तो पुलिस, ये कहना कि पुलिस को गाली ना दें,
वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये कह देंगे हम कि पुलिस जो है वो कभी संलिप्त नहीं होती? क्या ये भी एक देश की सच्चाई है कि बहुत से अपराध सिर्फ पुलिस के कारण ही होते, उनके संरक्षण में होते? इससे कौन मना करेगा? तोमर साहब कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी खुद रिपोर्टों में कह गए कि जी हम राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण काम नहीं कर पाते। किरण बेदी रिफॉर्म्स में कह गई। तो ये बहुत पक्ष हैं, लेकिन अभी का पक्ष ये है, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको अल्टीमेटम देना चाहिए कि 48 घंटों के अंदर आप अगर अरेस्ट नहीं करते तो सभी स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि जब तक आप देखिए दबाव नहीं बनाएंगे, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं, कोई अपराध करके खुद ही कहीं जाके डूब जाए तो आप उसको कहां से 48 घंटों में पकड़ोगे? बट एक मैसेज जाता है उससे कि जिस जगह पे भी अपराध होगा इस श्रेणी का, बलात्कार या हत्या जैसा, वहां पर आपने 24 घंटों के अंदर दोषी को, 48 घंटे के अंदर आपको दोषी को करना। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये कोई मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं कह रहा हूं। जब मैं आपको एक किस्सा सुना सकता हूं, एक बार मेरा पर्स चोरी हुआ और बाई चांस मुझे एक पुलिस अधिकारी जानते थे, 2 घंटे के अंदर मुझे वो पर्स रिकवर हो गया, क्योंकि पुलिस को पता होता है कि कहां किसने मारा। ये सच्चा किस्सा। बिल्कुल। इसलिए हमें हर तरफ समाज वाला है ही है, वो तो फिर सब कुछ राम राज्य स्थापित हो जाए। सवाल ये कि जिसकी जिम्मेदारी है, जो लीडर है, जिसके सिर पे ताज है, जिनको प्रिविलेज है, एक पुलिस अधिकारी खाकी वर्दी में बैठ के आपको डंडा दिखा के रोकता है? नहीं रोकता। मैं जाके कहीं रोकूं किसी को डंडा दिखा के? उसको प्रिविलेज है, तो उस प्रिविलेज के साथ उसकी ड्यूटीज है। अगर वो बंदा फिर कोई अगर सड़क पे गिरा है तो उसको उठा के उसे अस्पताल पहुंचाना भी उसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक। तो हमें वो एहसास कराना पड़ेगा। और मेरी सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगा कि आपको समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, तकनीक को बढ़ाना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास का आप प्रयोग करें, नफरी आप बढ़ाएं, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है वो पुलिस पहुंच सके। एक बहुत बड़ी ये शिकायत होती है, अपराधी क्यों निकलता है? बिल्कुल सही। इसी पर गुरमीत जी, ये मामला कोई ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आपने किया और आप निकल गए। ढींगरा जी, आपके पास आ रहा हूं कि 3 घंटे तक वो बाकायदा वहां पर रहे, 3 घंटे तक दुष्कर्म किया गया, ये बयान भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आज की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि वो उनके कितनी देर तक उनके साथ वो होता रहा। और उसके बाद देखिए आप ये देखें कि उनको उठा के गुड़गांव ले गए। आप ये तो सरकार की सिस्टम देखिए कि इतनी घटना होने के बावजूद उनको गुड़गांव लेके जाया जा रहा है। इतना अत्याचार दलितों पे, दूसरे लोगों पे, इतना घटनाएं बढ़ रही हैं। और गुप्ता जी इस तरह से कह देते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं जहां तक ये बात कर रहा हूं, आम आदमी इतनी बुरी तरह से ये सोच रहा है, अगर उसको कहते हैं कि उनको मेडिकल एड ही नहीं मिली, नॉर्मल आदमी ये सोचता। देखो मैं आपको ये बात बताना गुप्ता जी, ये तो सरकार अगर कोई अच्छा काम करेगी तो स्टेट के भले के लिए होगा, लेकिन आज तो एक आम आदमी जो सोचता है वो ये सोच रहा है कि मेरा दर्द ना जाने कोई। वो तो इतना दुखी हो रखा है क्योंकि पुलिस प्रशासन का, पुलिस का बिल्कुल खौफ उनके ऊपर नहीं है, तभी इसी करके घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आप अभी अत्रे जी भी बात कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इतनी घटनाएं कांग्रेस के राज में। अरे आपके राज में कोई राम राज था क्या? मैंने तो आपके राज में भी सामने रखे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। के पल्ला नहीं झाड़ सकते आप ये बात के आंकड़े कोई वो नहीं कर सकते। क्राइम के ग्राफ को घटाने के लिए सरकार का रोल है। ढींगरा जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भाषण मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। अत्रे जी फिर आऊंगा, अत्रे जी फिर आऊंगा। ठीक है, आपको मैं कह ही नहीं रहा साहब, आपको मैं कह ही नहीं रहा, शांत हो जाए। उसका जवाब ज्ञानचंद गुप्ता जी, कंसर्न इसलिए इस पूरे के पूरे मामले में बढ़ जाता है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, कंसर्न इस पूरे के पूरे मामले में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 3 घंटे तक वो वहां पर रहते हैं, ना कोई गांव की तरफ से आता है, ना कोई वहां नहीं पहुंचता। पुलिस 3-4 घंटे तक वहां नहीं पहुंच पाती। हम मानते हैं गांव है, लेकिन क्या गांव में 4-5 घंटे तक कोई पहुंच ही नहीं सकता साहब? लूटपाट होती रही, दुष्कर्म होता रहा। देखिए राज जी, 3 घंटे बलात्कार, दुष्कर्म और वहाँ सारी ये घटना हुई, लेकिन पुलिस या जो कोई भी जो समाज का व्यक्ति है वो तभी पहुंचेगा जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलेगी। किसी ने कौन इन्फॉर्मेशन वो तंत्र कौन विकसित करेगा? ज्ञानचंद गुप्ता जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ से बैठे बैठे मैं तो नहीं कर सकता, ना विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो कर सकते, करना तो सरकार को पड़ेगा। सरकार करेगी, फेलियर किसी लेवल पर तो है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। देखिए ये आज सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद के अंदर सीसीटीवी कैमरे मार्केट्स के अंदर, सिक्योरिटी पॉइंट्स जहां पर जरूरी है वहां पर लगाए जा रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है
कि जल्दी से जल्दी जहां ऐसे क्राइम होते हैं उन क्राइम को ढूंढने के लिए जो भी आवश्यक, ठीक है, ढूंढने की आपने बात की। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मेवात में एक ऐसी गैंग सक्रिय पहले से है जो दुष्कर्म करती है, हत्या करती है। उस गैंग का अब तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। क्या मेवात को आप पिछड़ा इलाका मानकर वहां के विकास की जो बातें की जाती है धरातल पर उतार पाएंगे? गुड़गांव को देख लीजिए, साथ लगता है बिल्कुल कैसे विकसित हो रहा है, बिकॉज प्रदेश को फायदा वहां से होता है, लेकिन मेवात का हाल बेहाल है। और इस मामले के बाद नहीं आप जानते हैं कि मेवात का हाल बेहाल है ज्ञानचंद गुप्ता जी। देखिए, आज तक मैं मानता हूं कि बिल्कुल 60 साल के अंदर मेवात के ऊपर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर हमने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। वहां पर मुख्यमंत्री ने वहां जाकर के जिस प्रकार से वहां पर काम शुरू किए हैं, घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार से विकास की वहां पर काम शुरू हुए हैं, आज मैं समझता हूं कि इस प्रकार के क्राइम जो हैं ये रुकने चाहिए, इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और हमारी सरकार इसके लिए हमारी दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि ऐसे वारदात को रोकने के लिए, ऐसे घिनौने अपराध ना हो, उसके लिए एक सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए, हमें आज हमने आप अभी सीसीटीवी का जिक्र कर रहे थे ज्ञानचंद जी। हाँ, बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप पंचकुला के विधायक हैं, सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं आपके, उसके बारे में हमने मेरे को पता है। उस पर नहीं जाएंगे, आप पर्सनल चीजों पर मत जाएं। अतुल जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर ठीक है, प्रवीण अत्री जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके विधायक है मेवात में, ज्यादातर जगहों पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पड़ती है। ऐसे में वो क्या इनपुट्स आपको देते हैं कि कैसा विकास हो रहा है, कितना पैसा मिल पाता है, और अपने लेवल पर वो क्या कुछ चीजें कर पाए हैं? देखिए राज, आपको इनपुट की बता देता हूं। ज्ञानचंद जी जो अभी बात कर रहे थे, आपकी जानकारी के लिए मेवात के हॉस्पिटल के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। ज्ञानचंद जी जानते हैं इस बात को? नहीं, वहां पे आज हालात मैं आपको बता रहा हूं। आपने डॉक्टर को अपॉइंट किया था, वो भी वापस आ गई आपकी जानकारी के लिए। अब गए हैं वहां पे। हालात ये है कि मेवात के आज तक मैं कहा जो था बेसिक डॉक्टर नहीं गया था, लेकिन हमने भेजे हैं। जो ज्ञानचंद जी सुनना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग जो है उसके अंदर मशीन्स खराब पड़ी हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग के हालात है, हालांकि ज्ञानचंद जी ने खुद यहां पे माना। आज हमें बात की, जहां तक ज्ञानचंद जी विकास की बात कर रहे हैं, केवल मात्र घोषणाएं करने से विकास नहीं होता। उन घोषणाओं को कैसी मदद सरकार से चाहिए, ऐसे मामले ना हो, उस पर आप कुछ कहना चाहें? आपके विधायकों से अगर बात हुई, उन्होंने कुछ कहा? मैंने पहले कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इच्छा शक्ति और कानून का डर। देखिए राज, मैं एक बार स्पष्ट कहूंगा, खाकी का डर नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। कानून का डर जब तक लोगों के जहन में नहीं जाएगा, आपराधिक तत्वों के जहन में नहीं जाएगा, अपराधों को नियंत्रण करना मुश्किल होगा, और सरकार इसमें पूरी तरह से बार बार फेल साबित हो रही है। ठीक है, वक्त की कमी है। तोमर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं? हाँ, गुरमीत साहब ने कहा था कि मैंने कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। मैं अपने समय की अपनी बात कर रहा था कि मेरे को किसी पॉलिटिशियन को चैलेंज है, ये बता दे मेरे को गलत काम क्या और करा दो। नंबर 2, एक ऑफिसर मुझे यहाँ मिला, उसको मैंने बताया भी मैंने कभी पोस्टिंग नहीं मांगी। वो कहता कैसे हो सकता है? अच्छा। वो 2 जिलों में पहले रहा, फिर यहाँ आया, अब 3 जिलों में जा लिया है। सरकार को देखना चाहिए कि ये आदमी क्या दे के पैसे दे के लगता है, क्यों सफाई करा है किसी दूसरे। और ये शायद बेसिक चीज है, तो वो अगर यहाँ पर क्राइम रुक जाएगा तो क्राइम आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरमीत जी, क्या आप मैं ये कह रहा हूं, तोमर साहब को क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, जब हम यहाँ चर्चा करते हैं तो हम एक जनरल उसमें हम माहौल पे करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है ये बहुत ईमानदार हो, इन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं मानी हो, लेकिन वो ये बता सकते हैं, वो हमें नहीं मालूम। दौर की बात जनरल एक बात है, जनरल में। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विपक्ष जो ये मुद्दा बना रहा है कि जो विक्टिम को वहां क्यों ले गए, और आपने भी कहा था, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं अच्छा किया, क्योंकि अगर उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सरकार अपने खर्च पे मुहैया करा सकती है और उस माहौल से उन्हें निकाल सकती है, हाँ, प्रोवाइडेड कि उनको एक अच्छे माहौल में पूरे परिवारजनों के साथ रखा जाए। ऐसा ठीक है गुरमीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। दरअसल पीड़ित पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसलिए ये सवाल उठा था। और आखिरी प्रतिक्रिया में ले रहा हूं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे, मेवात के साथ सौतेले भाई सा व्यवहार ना हो, उसके लिए क्या सरकार वाकई में कुछ करने वाली है? क्योंकि आपके विधायक भी वहां से नहीं, ज्यादा वोट बैंक भी आपके लिए नहीं बनता, ऐसे में आप उसे निगलेक्ट ही करते रहते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने कभी ये इस पक्ष के बारे में कभी विचार नहीं किया कि यहाँ पर हमारा विधायक है या नहीं है, हमारा यहाँ पर कौन किस पार्टी का नहीं, ये सारी कैलकुलेशंस तो सरकार करती है साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज हमारा कोई विधायक नहीं है। जितनी घोषणाएं मेवात के लिए हमारी सरकार ने की है, जितने काम वहां शुरू किए हैं, आज तक किसी ने नहीं किए। बताई दें 2-3 काम बता दें आप गिनवा दीजिए। चलिए बताइए। देखिए ज्ञानचंद जी, शुरू कीजिए। देखिए, मैं अभी सीएम साहब गए थे वहां पर मेवात के अंदर,
क्योंकि वहां पर अभी काम हमने शुरू किया है। बस ठीक है, आपके पास आप नहीं बता पाएंगे नहीं बताया, हमने काम शुरू किया। उद्घाटन हुए होंगे, शिलान्यास हुए होंगे, उसे तो हम काम कह ही नहीं सकते क्योंकि शुरू किया नहीं जाता साहब। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है ज्ञानचंद गुप्ता जी के जो पूरा का पूरा मामला उठा, इसमें आप कुछ ऐसा काम करेंगे कि स्टैंड बाय एग्जाम्पल वाली बात होगी, जो परसेप्शन सरकार के खिलाफ खराब बन रही है उसे रोकने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े, बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का हिस्सा बने। सवाल सिर्फ इतना सा कि इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो किसी परिवार के साथ ना हो। हम ये दुआ करते हैं और दुआ ये भी करते हैं कि जिन मुलजिमों ने, जिन लोगों ने ये तमाम चीजें की, इस वारदात को अंजाम दिया, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।